राकेश फटिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। सभी अपने अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार रहें। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी करंट जीके पर। करंट जीके के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, फैक्ट है, वो आज मैं आपको बताऊंगा और जो पॉइंटों से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो भी हम आज कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। एक प्रश्न है कि ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम, यूरोपीय ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम, देखिए आप ध्यान से पढ़ना। आपको यूरोपियन ऊर्जा आयुक्त कादरी सिम्पसन, यूरोपीय ऊर्जा आयुक्त है कादरी सिम्पसन, और भारत के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह। सबसे पहला तो पॉइंट ये बन जाता है कि भारत के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर के सिंह। इसने 8 सितंबर 2022 को पहले ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया है। आपको याद रखना है कि पहला ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और किस किसने किया है? तो यूरोपियन ऊर्जा आयुक्त कादरी सिम्पसन और भारत के जो ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह हैं, उन्होंने किया है। हाइड्रोजन के बारे में आपको पता ही है, खोज इसकी हुई थी 1766 में। हाइड्रोजन की खोज 1766 में किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज कब हुई थी? 1766, हेनरी कैवेंडिश ने। और जब इन्होंने खोज की तो ये कैसे की थी ये देखना। इन्होंने लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के दौरान इस गैस को पाया था। लोहे पर क्या क्या था? लोहा था, लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या की थी? अभिक्रिया थी। इस दौरान इस गैस को पाया था। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि खोज तो की थी हेनरी कैवेंडिश ने, लेकिन इसका जो नामकरण है, हाइड्रोजन नाम दिया था, वो 1883 में दिया गया था और वो दिया गया था लेवासिए ने। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन की खोज पूछे तो हेनरी कैवेंडिश, अगर इसका नामकरण पूछे तो 1883 में लेवासिए ने। और एक पॉइंट और है इस पर, हाइड्रोजन पे, कि यह ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन पृथ्वी पर यह कम पाई जाती है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाने के कारण ही इसे क्या कहा गया है? भविष्य का ईंधन कहा गया है। भविष्य का ईंधन कहा गया है। भविष्य का जो ईंधन है वो किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को। तो आपको हाइड्रोजन पर जो भी पॉइंट बन रहे हैं लगभग इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखना। एक प्रश्न है कि ब्रिटिश इतिहास में सबसे उम्र दराज और सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में 70 साल सिंहासन पर रहने के बाद निधन हो गया है। तो सभी पॉइंट मैंने एक लाइन में लिख दिए हैं कि ब्रिटिश इतिहास की सबसे उम्र दराज थी, सबसे लंबे समय तक राज करने वाली, शासन करने वाली महारानी कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय। उम्र कितनी थी? 96 वर्ष। शासन कितना साल किया? 70 साल। ठीक, उसका हाल ही में क्या हो गया? निधन। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखना। एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया है। कर्तव्य पथ का याद रखना भाई, कर्तव्य पथ का उद्घाटन हो चुका है। इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका नाम पहले क्या था? राजपथ। जो राजपथ था, आज के बाद क्या जाने लगेगा? ये कर्तव्य पथ। राजपथ की जगह क्या हो गया? कर्तव्य पथ। यह रास्ता राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3.20 किलोमीटर है। तो ये पूछ सकता है बस ये रास्ता जो कर्तव्य पथ है वो कहाँ किस किस के मध्य स्थित है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक। और जो नाम है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के जो रास्ते का नाम है वो क्या है? अब राजपथ न होकर कर्तव्य पथ हो गया है। आपको याद रखना है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न देखना। मानव विकास सूचकांक पर भारत की रैंक 2020 में 131 से 2021 में 132 हो गई, फिसल गई है 1 पॉइंट, जो कि 1 स्थान फिसल गई है। HDI जो है, HDI की रिपोर्ट, उसमें भारत अब 132वें स्थान पर है। आपको याद रखना है भाई। इसके 3 बुनियादी आयाम हैं। एक लंबा और स्वस्थ जीवन, दूसरा ज्ञान तक पहुंच, और तीसरा एक सभ्य जीवन स्तर। अब
जो HDI रिपोर्ट है वो देखना कहाँ कहाँ काम आती है। यह जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, संकेतक का, संकेतक का, एक सांख्यिकी, एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है, समग्र सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है। और जो HDI का जो स्थापना की थी वो 1990 में, 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, पाक अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा यह तैयार की गई थी। सबसे पहले किसके द्वारा तैयार की गई थी? पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री था महबूब उल हक, उसने यह तैयार की थी। तो मानव विकास सूचकांक की जो पहली स्थापना हुई थी वो थी 1990 में पाक के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार की गई थी। आपको ये याद रखना है। अच्छा, इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे रहा भाई, इसमें पहले नंबर पे। दूसरे पे नार्वे। अगर पूछे कि यह विकास सूचकांक कितने देशों पर लागू होता है तो आपको याद रखना कि 191 देशों की रिपोर्ट आती है इसमें। और जो 191 नंबर पर देश है वो है सूडान, जो कि सबसे लास्ट में है। सूडान सबसे लास्ट में, 190 नंबर पे है चाड और सूडान सबसे लास्ट, सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। भारत की जो स्थिति है वो 132, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। डायमंड लीग चैंपियनशिप हुई है, उसके जो विजेता हैं वो कौन है? नीरज चोपड़ा। देखना, इस एक ही लाइन में मैंने सब कुछ लिख दिया है। इस साल टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद वह ज्यूरिख में, जो डायमंड लीग चैंपियनशिप हुई वो हुई थी ज्यूरिख में, डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने कौन से खिलाड़ी बने? वो पहले खिलाड़ी बने ने। उन्होंने 89.08 मीटर भाला फेंका है। किस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया उसने? भाला फेंक में। अब नीरज चोपड़ा के बारे में आपको तो पता ही है, और नीरज चोपड़ा के बारे में जो हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं या फिर जो भी साथी हैं जो भी परीक्षा देंगे वो जरूर याद रखें, क्योंकि हरियाणा के जो पेपर हैं वो बहुत ही डीपली आते हैं। तो उसके बारे में तो आपको पता ही है कि हरियाणा के पेपरों में क्या क्या पूछते हैं। हरियाणा के पेपरों में देखना कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे कि नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, तो आपको बताना है पानीपत के। पानीपत से अगला नहीं पूछेगा कि पानीपत में किस गांव से हैं, तो आपको बताना है कि खांदरा गांव से, या बहुत डीपली पूछते हैं। अब पूछेंगे कि इसका जन्म कब हुआ, नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना है कि 24 दिसंबर 1997 नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ। अच्छा, 2021 में जो गोल्ड मेडल जीता उसमें उसने कितना भाला फेंका, तो आपको बताना है कि 87.58 मीटर। अब एक बात और याद रखना है कि जो विश्व चैंपियनशिप स्तर पर जो एथलीट हैं उसमें वह स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? दूसरे। विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले वे दूसरे खिलाड़ी, दूसरे भारतीय। तो पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय अभी भी कौन है? अभिनव बिंद्रा जिन्होंने शूटिंग में जीता था वो पहले भारतीय हैं। जबकि जो नीरज चोपड़ा हैं वो विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलीट में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। अब इसी में एक प्रश्न पूछ लेगा भाई रहने वाले तो, कि इसके कोच का क्या नाम है भाई? कोच का क्या नाम है? तो कोच का नाम आपको याद रखना है उवे होन है। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। इतना आपको याद रखना है। एक भाई पूछे तो ज्यादा ही डीपली जाए तो ये पूछ सकता है कि इसका नेशनल रिकॉर्ड कितना है। नेशनल रिकॉर्ड मतलब राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितना है। तो आपको याद रखना है कि जो नीरज चोपड़ा है उसका भाला फेंक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड 89.94 मीटर है, 89.94 मीटर, जो कि इन्होंने 2022 में बनाया है। 2022 में इसने बनाया है 89.94 मीटर, इसका यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। लगभग
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो लगभग कवर हो चुके हैं इसके बारे में। इसके माता और पिता का नाम, इसका लगभग स्कूल, वो और देख लेना भाई रहने वाले तो खास तौर पर। अगला प्रश्न देखिए, भारत बायोटेक कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली कोरोना रोधी नेजल वैक्सीन है भाई। भारत बायोटेक कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली कोरोना रोधी नेजल वैक्सीन इनकोवैक्सी के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। नेजल वैक्सीन है, नेजल वैक्सीन का नाम है इनकोवैक्सी। इनकोवैक्सी बनाने वाली कंपनी का नाम है भारत बायोटेक कंपनी। तीनों पॉइंट याद रखने आपको, भारत बायोटेक कंपनी द्वारा निर्मित नेजल वैक्सीन और इनकोवैक्सी, ठीक तीनों ही है, ये मार्केट में आ गई है। अगला प्रश्न देखना, पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए भारत ने मानवीय सहायता प्रदान करने की घोषणा दी है। अब लगभग तो प्रश्न का उत्तर है ये, हम सिंपैथी के हिसाब से जो है वो हम नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, इसलिए भारत तो हो ही नहीं सकता इसमें साथ, क्योंकि हम तो इसके कट्टर विरोधी हैं। तो होना तो यहाँ चीन था, क्योंकि चीन इसका मित्र है, लेकिन भारत ने फिर भी इसमें मानवीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, क्योंकि भारत का तो दिल बड़ा ही है, पाकिस्तान क्या जाने इसकी। अगला प्रश्न देखना, DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी और कोमत, डॉक्टर समीर वी कोमत क्या बने हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर समीर वी कामत। और DRDO के बारे में अगर थोड़ा सा और बेसिक बताऊं तो इसकी जो गठन हुआ था वो 1958 में हुआ था, 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली है, नई दिल्ली, नई दिल्ली, और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखना, अनंगताल झील जो कहाँ है, दिल्ली महरौली में स्थित है, अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। आपको याद रखना है कि जो अनंगताल झील है उसको, जो दिल्ली में है ये महरौली में, उसको अब क्या घोषित कर दिया गया है, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया है। एक प्रश्न और है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट बन रहा है। तैरता हुआ सौर ऊर्जा का प्लांट कहाँ बन रहा है भाई, मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है ओंकारेश्वर बांध, और यह बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध खंडवा में स्थित मध्य प्रदेश राज्य में क्या बन रहा है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट बन रहा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखना, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कलकत्ता में जून 2022 तक शुरू हो जाएगी। तो ये भी याद रख लेना आपको कि भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है वह कहाँ से शुरू होगी, कलकत्ता से, और कब से शुरू होगी, जून 2023 से। और बस इतने क्वेश्चन लेकर आया था मैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप बस मेरी वीडियो सुन लेना, पॉइंट लिख लेना, अगर फिर भी लिख नहीं पा रहे हो तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैं आपको PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और अपने चैनल पर बने रहना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।